अब हम लोग पीजीटी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। याद रखिएगा, मैं सिर्फ आपको बीएससी नहीं पढ़ा रहा हूँ, पूरे बीएससी में सेमेस्टर 1 से लेकर के सेमेस्टर 6 तक जाते जाते आप टीजीटी प्लस पीजीटी दोनों के लिए आप तैयार हो जाएंगे। ये मेरी गारंटी है, मेरा आपसे वादा है। आप मुझसे एक बार सेमेस्टर 1 से सेमेस्टर 6 तक आप पढ़ करके देखिएगा केमिस्ट्री अगर आपकी पूरी टीजीटी और पीएचडी के लिए तैयार ना हो गई तो आप हमसे कहिएगा सर आपने क्या बोला था। एक एक क्वेश्चन को मैं तैयार करवाऊंगा, हर टॉपिक हर चैप्टर के एंड में आपको टीजीटी और पीजीटी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। आप बोलेंगे सर आप पिछले लेक्चर से पहली यूनिट से तो बस आप पीजीटी के क्वेश्चन सॉल्व करवाते आ रहे हैं, तो इसके पीछे रीजन है। मैं आपको पीजीटी के क्वेश्चन सॉल्व करवाने से पहले मैं आपको इसका सिलेबस दिखा दूं कि इसके सिलेबस में बेसिकली ये प्रोटीन से क्या दिया हुआ। ये मेरे पास सिलेबस है, मैंने प्रिंट इसका निकाल लिया है। अगर आपके पास भी सिलेबस होगा या नहीं है तो आप डाउनलोड कर लीजिए गूगल से, या आप मुझसे व्हाट्सएप पर बोलेंगे तो मैं आपको भेज दूंगा, या टेलीग्राम में मैं आपको भेज दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। इसमें आप अगर आएंगे, ये कई पेज का है, तीन पेज का है टोटल। तो इसमें आप देखेंगे कार्बनिक रसायन, ठीक है। यहाँ पे कार्बनिक रसायन में आप नीचे आएंगे तो लिखा है कार्बोहाइड्रेट के भी नीचे आएंगे तो लिखा है विषम चक्रीय यौगिक। विषम चक्रीय यौगिक में सबसे नीचे वाले आप इस पैरा के सबसे नीचे अगर आप आएंगे यहाँ पे विषम चक्रीय, और इस पैरा के सबसे लास्ट वाली लाइन अगर आप देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है एमिनो एसिड, एमिनो अम्ल, पेप्टाइड्स एवं प्रोटीनों का निर्माण एवं गुण। यानी कि पीजीटी के सिलेबस में केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन से क्या पूछा जाएगा, तो एमिनो एसिड के बारे में, जैसा कि मैंने पूरा डिटेल में आपको पढ़ाया एमिनो एसिड क्या है चैप्टर की शुरुआत में ही, प्रोटीन की शुरुआत में ही। इसके बाद पेप्टाइड क्या होता है मैंने डिटेल में आपको पढ़ाया। फिर पूछा प्रोटीनों का निर्माण, तो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स को कैसे बनाते हैं ये भी मैंने पूरा डिटेल में आपको पढ़ाया। इसके बाद है प्रोटीनों का गुण, यानी कि उसकी क्वालिटी, उसका इंपॉर्टेंस प्रोटीन का क्या है वो भी मैंने आपको पढ़ाया है। तो सारा कुछ इसमें जो भी दे रखा है सिलेबस के अंदर वो सारा कुछ हमने पढ़ा हुआ है। लेकिन इसमें आप देखेंगे एंजाइम का मेंशन नहीं किया गया है। पीजीटी के आपके सिलेबस में एंजाइम को मेंशन नहीं किया गया, मतलब एंजाइम से क्वेश्चन इसमें नहीं बनने चाहिए। लेकिन जब मैं रिसर्च कर रहा था प्रीवियस ईयर पेपर पे, तो मैं जब गया 2002 के पेपर में, या जो बहुत पुराने जो पेपर्स हो चुके हैं पीजीटी के, तो मैंने देखा कि एंजाइम से भी 1-2 क्वेश्चन पूछे गए। मैं भी आपको करवाऊंगा भी, तो आपको तैयार रहना। हालांकि जो लेटेस्ट पेपर हुए हैं अभी आपके 2016 वगैरह के, इसमें एंजाइम से कोई क्वेश्चन नहीं है। और बहुत सारे ऐसे भी साल हैं जिसमें पूरी प्रोटीन से, इस चैप्टर से ही क्वेश्चन नहीं है। कोई ईयर ऐसा है कि 2-2 क्वेश्चन, 3-3 क्वेश्चन पूछ लिया गया है आपके इस चैप्टर प्रोटीन चैप्टर से, कोई किसी पेपर में। लेकिन किसी पेपर में एकदम निल है, एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ना ही एंजाइम से ना ही प्रोटीन से। तो मेरा आपको सजेशन ये रहेगा कि आप इस चैप्टर को जब आप पीजीटी के लिए तैयार करें, पीजीटी की नजर से जब आप इसको देखें, तो आप प्रोटीन को तो तैयार करें ही करें, इसके अलावा एंजाइम को भी थोड़ा सा ध्यान में रख के चलें। हो सकता है एक आध क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि कई बार लाइन टू लाइन जो सिलेबस में लिखा होता है वहां से क्वेश्चन नहीं आते, उसके इर्द गिर्द से भी आ जाते हैं। क्योंकि आप देखे हैं कि प्रोटीन से ही मिलकर के एंजाइम बनता है, तो ऑब्वियस सी बात है जब उसने प्रोटीन को मेंशन किया है तो वहीं से घुमा के आ जाएगा एंजाइम पे, बोलेगा हम तो प्रोटीन से ही क्वेश्चन पूछे हैं, क्योंकि प्रोटीन से ही तो एंजाइम बना है। ठीक है, तो आपको एंजाइम लिखा नहीं, लेकिन एंजाइम आपको थोड़ा सा तैयार होकर के पीजीटी के लिए आगे फ्यूचर में जाना होगा। ठीक है, ये बात। टीजीटी का मैं क्यों नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि टीजीटी में प्रोटीन टॉपिक ही नहीं दिया है। मतलब ये आपके सिलेबस में, टीजीटी के सिलेबस में ये चैप्टर नहीं है, ना ही पिछला चैप्टर था। ठीक है, ये दोनों ही चैप्टर सिर्फ और सिर्फ पीजीटी में आते हैं। तो जो चैप्टर टीजीटी में आएगा, यहाँ पे मैं टीजीटी के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। जो चैप्टर पीजीटी में आएगा मैं पीजीटी के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। और बहुत सारे चैप्टर ऐसे भी है जो दोनों में कॉमन है, टीजीटी में भी आते हैं, पीजीटी में भी आते हैं, तो मैं दोनों के ही क्वेश्चन यहाँ पे आपको सॉल्व करवाऊंगा। हर जितनी भी यूनिट में खत्म करूंगा, हर यूनिट के लास्ट में उस पूरी यूनिट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे मेरे पास, बकायदे मैंने आपको दिखाया था कि मेरे पास पीजीटी प्लस टीजीटी के पूरे, एक बुक नहीं है ये, प्रीवियस ईयर पेपर है। इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ बकायदे 2000 से लेकर के 2021 तक का भी जो लेटेस्ट पेपर हुआ है, यहाँ तक के मेरे पास पेपर है। और आगे अभी टीजीटी फिर से होने वाली है, तो उसको मैं अलग से कभी पूरे के पूरे पेपर को मैं अलग से चैनल पे डाल दूंगा इसी में, तो आप उसको जाकर के बाद में देख लेंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ पे रहते हैं इसमें 10-11 साल के पेपर है। मैंने एक साल के एक क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे बारीकी से देखा है बैठ करके, और उसमें से क्वेश्चंस मैंने निकाला कि कौन कौन से क्वेश्चंस
यहाँ से प्रोटीन से पूछे गए हैं। तो इसमें आप देखेंगे 3-4 टॉपिक ही ऐसे हैं जहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। प्रोटीन में मैंने आपको पूरे 8 लेक्चर में बहुत डिटेल में आपको मैंने पढ़ाया है बीएससी की नजर से, अकॉर्डिंग टू बीएससी के सिलेबस से बीएससी में जैसा आएगा। लेकिन इसका ना आप बोल लीजिए 1% सिर्फ पीजीटी में आएगा। बीएससी मैंने जितना डिटेल में आपको पढ़ा दिया प्रोटीन, उसका सिर्फ 1% ही आपके पीजीटी में आएगा। और 1, 2, 3 क्वेश्चन आपको ऐसे भी मिलेंगे जो बीएससी के सिलेबस से हटके हैं, वो आपको एमएससी में मिलेंगे। तो जब हम लोग एमएससी पढ़ेंगे तो वहां पे मैं उसको कवर कर लूंगा। फिलहाल वो उसको भी मैं यहाँ पे करवा दूंगा कौन से क्वेश्चन है। तो 1-2 क्वेश्चन ऐसे आपको मिल सकते हैं जो बीएससी से थोड़ा सा हट करके। लेकिन अगर आप इस पूरे लेक्चर को ठीक से पेशेंस बना के ईमानदारी से ऑनेस्टी से अगर आप इसको पढ़े हैं तो मेरा ये दावा है कि आप उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर ले जाएंगे। आते ही सीधे मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। तो सबसे पहला जो हम लोग का क्वेश्चन रहेगा वो है 2002 का पेपर। 2000 वाले में नहीं पूछा था, 2000 का जो आपका है पेपर 2000 में नहीं पूछा था, सन 2000 में। 2002 में आपसे क्वेश्चन पूछा है और वो भी 2 क्वेश्चन पूछा है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा है सबसे पहले, द प्लेटेड सीट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स वाज प्रोपोज्ड बाय। आपको अगर याद होगा तो मैंने प्रोटीन की स्ट्रक्चर आपको पढ़ाई थी, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। उसमें मैंने आपको ढेर सारी उसकी जो बीटा प्लेटेड वगैरह करके थी, उस सारी की सारी स्ट्रक्चर मैंने आपको वहाँ पे पढ़ाई थी। प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, सारी स्ट्रक्चर को मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है पिछले लेक्चर्स में। वहां से क्वेश्चन पूछा और खास करके बीटा प्लेटेड से पूछा है सिर्फ, बाकी किसी स्ट्रक्चर से क्वेश्चन नहीं पूछा, सिर्फ बीटा प्लेटेड से। और वो भी क्वेश्चन रिपीटेड है, अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। ये 2 बार 3 बार पूछा हुआ है कई ईयर में, ठीक है। तो इसको आप ठीक से तैयार करके जाएंगे। और वो भी सिर्फ इतना सा पूछा है कि द प्लेटेड सीट स्ट्रक्चर, यानी कोई बीटा प्लेटेड, बीटा का नाम नहीं लिखा लेकिन प्लेटेड सीट जब भी आ जाए समझ जाइएगा बीटा से पूछा है। तो द प्लेटेड, और जितना मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ ना, आप पॉज करके वीडियो को नोट करते जाइए बकायदे, ये आपको इन फ्यूचर बहुत काम करेगा। अभी थोड़ी सी मेहनत होगी लिखने में, लेकिन बहुत फायदा होगा। और खास करके उनको भी फायदा होगा जिनकी यूनिवर्सिटी में बीएससी में सेकेंड सेमेस्टर में एमसीक्यू क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो एमसीक्यू के लिए मुझसे अलग से मत बोलिएगा, यहाँ से बहुत खतरनाक क्वेश्चंस मैं तैयार आपको करवाते जा रहा हूँ, ठीक है। लिखेगा, द प्लेटेड सीट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स वाज प्रपोज्ड बाय। ये है क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए खुराना, ऑप्शन नंबर बी पॉलिंग, ऑप्शन नंबर सी सेंगर एंड ऑप्शन नंबर डी वाटसन क्रिक। यानी कि पूछा है कि बीटा प्लेटेड सीट स्ट्रक्चर किसने प्रपोज किया, किसने दिया था, किसने बताया था। तो सभी की मैं साइंटिस्ट का नाम मैंने आपको लिखवाया है जाकर के पिछले लेक्चर्स में, आप देखिए। तो उसमें मैंने साफ साफ आपको बताया कि जो बीटा प्लेटेड सीट होती है, इसको ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी कि पॉलिंग ने प्रपोज किया था बीटा प्लेटेड सीट को, ठीक है। एकदम इजी क्वेश्चन है, वो भी पीजीटी का सोच लीजिए, है ना, और ये रिपीटेड भी है। आगे आता हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2002 का ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च इन्वॉल्व्स द यूजेज ऑफ एंजाइम। यानी कि स्टार्च की हाइड्रोलिसिस जब होती है, यानी कि स्टार्च को पचाने का काम, डाइजेशन ऑफ स्टार्च या स्टार्च को तोड़ने का काम कौन सा एंजाइम करता है। देखिए अब यहाँ पे एक क्वेश्चन एंजाइम से पूछ लिया है, बस इसके अलावा शायद एंजाइम से क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। मैं अभी बता रहा था कि एंजाइम से क्वेश्चन नहीं पूछा जाना चाहिए क्योंकि सिलेबस में नहीं है, लेकिन 1-2 क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया है। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च, स्टार्च की हाइड्रोलिसिस कौन सा एंजाइम करता है। तो अभी मैं आपके सामने लिखा हूँ, ऑप्शन पर आप सुन लीजिए, ये होगा क्वेश्चन। ऑप्शन सुन लीजिए, ऑप्शन ए है माल्टेज, आपके सामने भी लिखा होगा, अभी मैं जस्ट अभी पढ़ा रहा था थोड़ी देर पहले आपको, माल्टेज। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी जाइमेज, ऑप्शन नंबर सी इनवर्टेज, ऑप्शन नंबर डी है डायस्टेज। तो इसमें से एक ऑप्शन आपको मिलेगा और माल्टेज, बाकी मैंने इसमें सभी नहीं लिखा है क्योंकि वो अभी आपके सिलेबस में बहुत बाहर है, ठीक है। तो माल्टेज, क्या ऑप्शन नंबर ए कभी सही हो सकता है, क्योंकि माल्टेज में तो मैंने लिखवाया कि माल्टोज को ग्लूकोज में बदला जाता है, आपके सामने लिखा हुआ है माल्टोज को ग्लूकोज में, और यहाँ पर लिखा हुआ स्टार्च, स्टार्च का तो मैंने नाम ही नहीं लिया, है ना, स्टार्च का तो मैंने यहाँ पे कहीं नाम ही नहीं लिया। तो इसी में नीचे एक लाइन और ऐड कर लीजिएगा, स्टार्च, स्टार्च को ग्लूकोज में, सॉरी स्टार्च को माल्टोज में, स्टार्च को माल्टोज में बदलता है आपका
ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डायस्टेज एंजाइम, DIASTASE, डायस्टेज एंजाइम। यहाँ पे आप डायस्टेज एंजाइम लिख लीजिएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से ही होता है, और यहाँ पर स्टार्च टू माल्टोज कर लीजिएगा, ठीक है। एक इसमें आप अलग से ऐड कर लीजिएगा, पूछ लिया है इस वजह से, बाकी ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं आपकी बीएससी की नजर से। पीजीटी में क्वेश्चन पूछ लिया है, लेकिन देखिए उसी टॉपिक से पूछा है जो मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया हुआ था, टॉपिक सेम है। इसमें अभी मैंने बताया ना, बहुत सारा लिस्ट अगर हम लोग बनाएंगे तो बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी, और मैं पीजीटी पढ़ा रहा होता तो मैं पूरी लंबी लिस्ट बनवाता, लेकिन बीएससी की नजर से इतना बहुत है, ठीक है। तो उस हिसाब से बाकी आप पीजीटी के लिए जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है थोड़ा सा और तैयार करके जाएंगे। तो एक ही क्वेश्चन हो गया, बहुत ही इजी, जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ था लेक्चर में। एक और क्वेश्चन 2002 से ही, ये तीसरा क्वेश्चन है 2002 का। फिर से देखिए वही सेम क्वेश्चन 2002 में ही एक ही क्वेश्चन 2 बार पूछा, वही द प्लेटेड सीट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स वाज प्रपोज्ड बाय कौन भैया, पॉलिंग। इसका तो मैं ऑप्शन भी नहीं दूंगा, पॉलिंग ने ही बीटा प्लेटेड सीट को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 2002 का खत्म हुआ। अब बीच में इधर कभी नहीं पूछा है, सीधे आ जाते हैं हम लोग, ये कौन सा ईयर है, 2006 में, सीधे इसके बाद 2006 में पूछा है। 2002 के बाद ना ही 2003 में ना ही 2004 में पूछा है, 2005 में पेपर ही नहीं हुआ था, सीधे 2006 में पूछा है। और 2006 में कौन सा क्वेश्चन पूछा है, 2 क्वेश्चन पूछे हैं इन्होंने 2006 में प्रोटीन से। पहला है प्रोटीन पॉलीमर्स आर मेड फ्रॉम दोज कंपाउंड्स इन विच देयर आर, क्वेश्चन है मीन्स प्रोटीन के पॉलीमर्स किस कंपाउंड से मिलकर के बने होते हैं। इससे आसान क्वेश्चन पीजीटी का हो ही नहीं सकता, ना ही बीएससी का हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए एमिनो ग्रुप्स, ऑप्शन नंबर बी कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स, ऑप्शन नंबर सी एल्डिहाइड ग्रुप्स, ऑप्शन नंबर डी एमिनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स बोथ। अब आप खुद सोच करके बताइए कि प्रोटीन किससे मिलके बनी होती है, या प्रोटीन में कौन कौन से ग्रुप होते हैं। तो मैंने चिल्ला के आपको लेक्चर के शुरू से ही बताया है, इस पूरे चैप्टर के शुरू से ही आपको बताया है कि एमिनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों जिसके अंदर होते हैं उसे ही हम लोग बोलते हैं प्रोटीन पॉलीमर। वही होता है एमिनो एसिड, और एमिनो एसिड से मिलकर के बना होता है प्रोटीन पॉलीमर। यानी कि प्रोटीन के अंदर एमिनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों होगा। ऑलराइट, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है जो मैं आपको शुरू में ही पढ़ाया था। इसके बाद एक और चीज, एक और क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ पेप्टाइड बॉन्ड। इन्होंने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसमें से पूछा है कि इसमें से कौन सा रिएक्शन ऐसा है जो प्रोटीन के अंदर जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है उसकी वजह से होता है। तो पेप्टाइड बॉन्ड की वजह से होने वाले रिएक्शन का नाम क्या है। ऑप्शन ए नील हाइड्रोजन रिएक्शन, ऑप्शन बी बाइयूरेट रिएक्शन, ऑप्शन नंबर सी जैंथोप्रोटेइक रिएक्शन, ऑप्शन नंबर डी मिलेंस रिएक्शन। आप पिछले लेक्चर्स में जाके देखिए, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ये चारों ही रिएक्शन के बारे में। मैंने वहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके आपको लिखवाया था कि क्या होता है। मैंने बोला था इतना ही आपके लिए काफी है, और उसी काफी में से देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन आपके पूछ लिया है। तो इसमें से कौन सा ऐसा रिएक्शन होगा जो पेप्टाइड बॉन्ड की प्रेजेंस में होता है या पेप्टाइड बॉन्ड की वजह से होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, बाइयूरेट रिएक्शन। वहां पे आप जाके देखेंगे तो मैंने पढ़ाया हुआ है। सबसे पहले जैसे नील हाइड्रोजन है सॉरी नील हाइड्रोजन रिएक्शन, तो नील हाइड्रोजन रिएक्शन अल्फा एमिनो ग्रुप की वजह से होता है। नील हाइड्रोजन रिएक्शन एमिनो ग्रुप की वजह से होता है जो प्रोटीन के अंदर होता है। बाइयूरेट रिएक्शन पेप्टाइड की वजह से होता है। जैंथोप्रोटेइक रिएक्शन बेंजीन रिंग और एमिनो एसिड की वजह से होता है, या बेंजीन रिंग कोई आप याद रखिए, बेंजीन रिंग की वजह से होता है। एंड मिलेंस रिएक्शन फिनोलिक ग्रुप की वजह से होता है, जो जब उसमें फिनोलिक ग्रुप ऐड हो जाता है तब। तो ये चारों ही आप याद रखिएगा यहाँ पर कि कौन सा रिएक्शन किसकी वजह से होता है। तो बाइयूरेट पूछा था, तो बाइयूरेट यहाँ वैसे 2 इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाइयूरेट और नील हाइड्रोजन। तो बाइयूरेट किसकी वजह से होता है, पेप्टाइड की वजह से, और नील हाइड्रोजन किसकी वजह से होता है, तो एमिनो ग्रुप की वजह से होता है। ऑलराइट, इस सारे के सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं जो मैंने आपको लेक्चर में पढ़ाया है बीएससी के लिए, वहीं से क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके पीजीटी में। फिर से आप देखेंगे तो इधर बीच में कहीं नहीं पूछा है, सीधे हम लोग आ जाते हैं
2010 के पेपर में, यानी कि 2006 के बाद 2009 में नहीं पूछा है, इधर पेपर नहीं हुआ था, 7-8 में पेपर ही नहीं हुआ था, 2009 में नहीं पूछा है, सीधे 2010 में आ जाते हैं। 2010 में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, हाँ, द प्राइमरी एमीन्स, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन लिखते जाइएगा। द प्राइमरी एमीन्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमीन्स बाय, यानी कि प्राइमरी एमीन्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमीन्स बाय, यानी कि प्राइमरी एमीन्स को हम लोग सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन्स से कैसे अलग कर सकते हैं, या ऐसे आप बोल सकते हैं कि प्राइमरी एमीन्स सेकेंडरी और टर्शियरी से अलग कैसे है, दोनों में क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में क्या डिफरेंस है, इसको किस रिएक्शन से हम लोग इसको अलग सेपरेट कर सकते हैं या डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो रिएक्शन नंबर ए, यानी कि ए ऑप्शन दिया है आपसे, लाइबरमान्स नाइट्रोसो रिएक्शन, ऑप्शन बी कार्बिल एमीन रिएक्शन, ऑप्शन सी रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ऑप्शन डी एक्शन ऑफ सोडियम ऑन देम। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो ये वैसे रिएक्शन आप क्लास 12 में पढ़े होंगे, हालांकि आपके बीएससी के सिलेबस में नहीं दिया हुआ था, तो इसको मैंने नहीं पढ़ा है, जिसका नाम है कार्बिल एमीन। नाम से भी अगर आप देखेंगे तो एमीन करके आ रहा है, कार्बिल एमीन। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, कार्बिल एमीन रिएक्शन। ये आपके बीएससी के सिलेबस में नहीं था, लेकिन ये क्लास 12 में था, आपने 12 में ही इसको पढ़ा हुआ था। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कोई इसमें बड़ी बात नहीं थी। और मैंने बोला ना कि 1-2 ऐसे क्वेश्चंस भी मिलेंगे जो आपके बीएससी के सिलेबस से हट करके हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं यहाँ पे बीएससी को ही कवर कर रहा हूँ, तो उसके अंदर से ही सारे क्वेश्चंस मैं लूंगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कार्बिल एमीन रिएक्शन, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट 2010 में एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है, द एमिनो एसिड्स may be identified by their reaction with, the amino acids may be identified by their reaction with, यानी कि एमिनो एसिड को किस रिएक्शन के थ्रू आइडेंटिफाई किया जाता है प्रोटीन के अंदर। अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि निनहाइड्रिन किसकी वजह से होता है, एमिनो ग्रुप की वजह से, और बायूरेट किसकी वजह से होता है, पेप्टाइड बॉन्ड की वजह से। तो वही तो आपसे पूछा हुआ है। अभी देखिए, ऑप्शन नंबर ए फेरी साइनाइड आयन, ऑप्शन नंबर बी पर मैग्नेट आयन, ऑप्शन नंबर सी पोटेशियम डाइक्रोमेट, एंड ऑप्शन नंबर डी निनहाइड्रिन। तो ऑब्वियस सी बात है, आपका यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा निनहाइड्रिन, क्योंकि निनहाइड्रिन रिएक्शन से ही हम लोग पहचानते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं एमिनो एसिड को प्रोटीन के अंदर। ऑलराइट, देखिए सेम क्वेश्चन को यहाँ पे रिपीट किया गया है, निनहाइड्रिन वाला। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ मैं। नाइन्टी 95% क्वेश्चन आपको लेक्चर से ही मिलेंगे प्रोटीन के। नेक्स्ट है 2013 का क्वेश्चन है, इफ अ प्रोटीन कंटेन्स 2 और मोर पेप्टाइड लिंकेज, अगर कोई प्रोटीन के अंदर 2 या 2 से अधिक पेप्टाइड लिंकेज है, एडिशन ऑफ NaOH एंड CuSO4 प्रोड्यूस्ड। तो उसमें पूरा क्वेश्चन एक बार मैं पढ़ दूंगा पहले। इफ अ प्रोटीन contains 2 or more peptide linkage, addition of NaOH and CuSO4 produce। ये थोड़ा सा आपके सिलेबस के बाहर का क्वेश्चन है। पूछा है कि अगर कोई प्रोटीन है जिसके अंदर 2 या 2 से अधिक पेप्टाइड लिंकेज है, तो उस पे अगर उस रिएक्शन करवाया जाए, एडिशन करवाया जाए किसका, NaOH का और कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4 का, तो कौन सा कलर देगा। ऑप्शन ए वायलेट कलर, ऑप्शन बी रेड कलर, ऑप्शन सी येलो कलर, ऑप्शन डी यहाँ पे ग्रीन कलर। तो इसका आप याद कर लीजिएगा, ये आपके बीएससी के सिलेबस के बाहर का क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने बोला कि 1-2 क्वेश्चन यहाँ से सिलेबस के बाहर पूछे गए हैं बीएससी के, जो कि एमएससी में आपके कवर हो जाएंगे। तो ऑप्शन ये है वायलेट कलर, यहाँ पे इसका आंसर सही हो जाएगा, वायलेट कलर का ये पिगमेंट वहां पे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेट्रा फ्लोरोएथिलीन ऑन पॉलीमराइजेशन, सॉरी ये तो पॉलीमराइजेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन यहाँ पे 2013 का। आगे बढ़ते हैं, 2013 के बाद मैं सीधे आ जाता हूँ 2016 में पूछा हुआ, 2013 के बाद सीधे 2016 में पूछा हुआ है।
और 2013 के बाद 2016 में पेपर भी हुआ था, 14-15 में पेपर भी नहीं हुआ था। तो 2016 में क्वेश्चन आपसे पूछा है द अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेब्लिश्ड बाय। अभी देखिए वहां पे पीछे आपसे क्या पूछा हुआ था, बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर को कौन प्रपोज किया, तो पॉलिंग ने किया। अब यहाँ पे पूछा है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर को किसने किया। देखिए दो स्ट्रक्चर बहुत फेमस थी वहां पे, मैंने आपको बताया भी था कि इन्हीं दोनों से लगातार क्वेश्चन भी बनते हैं, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड। तो बीटा प्लेटेड अभी वहां पे आपने देखा कि 2 बार पूछा था एक ही पेपर के अंदर, और यहाँ पर अल्फा हेलिक्स को पूछ लिया। और ऑप्शन ए दिया है पेप्टाइड बॉन्ड, ऑप्शन बी दिया है वांडर वाल्स फोर्सेस, ऑप्शन सी दिया है हाइड्रोजन बॉन्ड, और ऑप्शन डी दिया है डाइपोल डाइपोल फोर्स। इसमें अल्फा हेलिक्स के साइंटिस्ट का नाम नहीं पूछा है, इसमें अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर में कौन सा बॉन्ड बनता है तो उस बॉन्ड के बारे में पूछा है, किस बॉन्ड के थ्रू ये बनता है। तो अब आप बताइएगा कि किस बॉन्ड के थ्रू अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर बनती है, या क्या वजह है कि अल्फा हेलिक्स टाइप की स्ट्रक्चर बन जाती है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन दिया हुआ है। ऑप्शन ए पेप्टाइड बॉन्ड, आपको लग सकता है कि हालांकि मैंने पढ़ा अल्फा हेलिक्स और आप जाकर के टॉपिक खोजिएगा आपको तुरंत अभी आंसर मिल जाएगा, तो इसमें मैंने लिखवाया भी हुआ है आपको और एक्सप्लेन भी किया हुआ है। तो पेप्टाइड बॉन्ड पे आप जा सकते हैं, आपको लग सकता है कि हाँ पेप्टाइड बॉन्ड से तो प्रोटीन बनती है, तो पेप्टाइड बॉन्ड इसमें सही हो जाएगा। लेकिन पेप्टाइड बॉन्ड इसमें सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इंटरेक्शन पूछा जा रहा है आपसे, ना कि बॉन्ड पूछा जा रहा है। उस पेप्टाइड बॉन्ड की वजह से तो बनता ही बनता है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन यहाँ पर अल्फा हेलिक्स कैसे बनता है इसके लिए पूछा, तो इसका जो रीजन होता है पेप्टाइड बॉन्ड नहीं होता है, इसका रीजन होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। अल्फा हेलिक्स बनता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने की वजह से। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना हो तो अल्फा हेलिक्स टाइप की स्ट्रक्चर नहीं बनेगी। मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, जाके वहां से आप देख लीजिए। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। आगे बढ़ते हैं। तो 2016 का ही एक और क्वेश्चन है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम। देखिए एक और क्वेश्चन, अभी तक का पिछले 10-11 साल के पेपर्स में ये दूसरा क्वेश्चन है जो एंजाइम से पूछा हुआ है 2016 में। नाइट्रोजिनेज एंजाइम इन्वॉल्व्स विच ऑफ द फॉलोइंग एज कोफैक्टर। उसमें कोफैक्टर से रिलेटेड पूछा हुआ है, एंजाइम के अंदर कोफैक्टर से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नाइट्रोजिनेज एंजाइम में कौन सा कोफैक्टर यूज होता है। ये थोड़ा सा आपके बीएससी का ये जो लेवल है इससे थोड़ा ऊपर जाकर के क्वेश्चन पूछा हुआ है। हालांकि मैंने कोफैक्टर वगैरह सारा कुछ डिटेल में एक्सप्लेन किया है, लेकिन पर्टिकुलर किसी एंजाइम के लिए इस एंजाइम में ये कोफैक्टर, इस एंजाइम में ये कोफैक्टर, ऐसा कुछ इसमें आपके सिलेबस में नहीं था और इसीलिए मैंने उसको अभी स्किप किया हुआ। इसको उतने डिटेलिंग में हम लोग नहीं गए हैं, लेकिन वहां से उस डिटेलिंग में जाकर के भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो पीजीटी जब भी आप लोग तैयार करेंगे तो थोड़ा सा इस टॉपिक में, केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन में, थोड़ा सा आपको डीपनेस रखनी पड़ेगी। पिछले चैप्टर में तो ठीक था, आराम से चल जाएगा, उतने में ही चल जाएगा, लेकिन इस चैप्टर में 1-2 क्वेश्चन ऐसे आ जा रहे हैं जो थोड़े से इससे हट करके थोड़े से डीप में जाकर के पूछे गए हैं। हालांकि 95% क्वेश्चन इसी लेक्चर से आएंगे, 5% क्वेश्चंस के लिए इस टॉपिक से सिर्फ आने वाले, 5% क्वेश्चंस आने वाले जो इस टॉपिक से हैं उसको थोड़ा सा आपको डीप में जाकर के पढ़ना पड़ेगा। जैसे एक और क्वेश्चन आपको डीप में मिल गया है, हालांकि सब कुछ आप जानते हैं, लेकिन ये सीधे सीधे पूछ लिया कि नाइट्रोजिनेज एंजाइम में कौन सा कोफैक्टर है, जब कोफैक्टर कौन इस्तेमाल होता है। ऑप्शन दिया है Mg2+, ऑप्शन बी दिया है मोलिब्डेनम MO, ऑप्शन सी दिया है कॉपर 2+ एंड ऑप्शन डी दिया है Zn2+। तो इसमें से ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम जो होता है वो नाइट्रोजिनेज के साथ यूज होता है, ये पर्टिकुलरली आपको याद करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। 2016 में ही एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हाँ, द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। इसमें बेसिकली इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर आपको मैंने प्रोटीन्स पर भी पढ़ाया है और एंजाइम पर भी पढ़ाया है, तो आप लोग जाकर के वहां से ध्यान से देखिएगा। पूछा हुआ कि द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। एंजाइम के थ्रू, ये तीसरा क्वेश्चन है एंजाइम से,
एंजाइम के थ्रू जो रिएक्शंस कैटालाइज्ड होते हैं, यानी कि एंजाइम जिन रिएक्शंस को बॉडी के अंदर या कहीं पर भी एंजाइम के थ्रू जो रिएक्शंस होते हैं उन पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। टेम्परेचर बढ़ाएं तो रेट ऑफ रिएक्शन की स्पीड घट जाएगी या बढ़ जाएगी, है ना, घट जाएगी या बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन ए है वही बात, इंक्रीजेज। ऑप्शन बी दिया है डिक्रीजेज। ऑप्शन सी दिया है रीच टू एन ऑप्टिमम वैल्यू एंड देन डिक्रीजेज। ऑप्शन डी दिया है फॉर सम इंक्रीजेज एंड फॉर सम डिक्रीजेज, यानी कि पहले में दिया है कि बढ़ जाता है, दूसरे में घट जाता है, तीसरे में कि पहले एक ऑप्टिमम वैल्यू तक कोई दिक्कत नहीं होती है, वहां तक बढ़ा लो आप, कोई समस्या नहीं है, लेकिन एक ऑप्टिमम वैल्यू के बाद वो डिक्रीज होने लगता है, घटने लगता है। एंड डी वाला है कि कभी कभी घट जाता है, कभी कभी बढ़ जाता है। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया, अगर ऑप्टिमम आपने वर्ड अगर याद किया होगा तो मैं पीछे पढ़ा रहा था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में कि एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, हर एंजाइम का अपना एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, उस ऑप्टिमम टेम्परेचर के अंदर में ही वो काम कर सकता है, उससे ऊपर काम नहीं कर सकता। तो उस ऑप्टिमम टेम्परेचर तक ये फिक्स पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक आप बढ़ा करके ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी एंजाइम पर। यहाँ से आप घटाइए बढ़ाइए कुछ भी करिए, एंजाइम आराम से वर्क करता रहेगा, रेट ऑफ रिएक्शन वही रहेगा। लेकिन जैसे इस ऑप्टिमम वैल्यू से ऊपर जाएगा टेम्परेचर, जैसे ऊपर जाएगा वैसे ही रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा, एंजाइम की एक्टिविटी घट जाएगी, रुक जाएगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि पहले एक ऑप्टिमम वैल्यू तक पहुंचता है फिर डिक्रीज होने लगता है। ऑलराइट, ये आपका शायद लास्ट क्वेश्चन था, सॉरी ये 2016 नहीं 2021 का पेपर अभी चल रहा था। जो मैंने पिछला जो 3 क्वेश्चन बताया है ये गलती से यहाँ पे 2016 लिख गया है, 2021 का ये पिछला जो 3 क्वेश्चन मैंने बताया ये आपको 2021 के पेपर का था। ठीक है, तो ये रहे आपके पीजीटी के क्वेश्चंस जो अभी तक के आपके एग्जाम में, आपके नहीं मतलब पीजीटी के एग्जाम में बने हुए हैं। तो अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक रिवीजन पर।